स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आखिरी ये वाले इसमें बता रहा था, मैंने कहा कि सिर्फ जो 10 किलोग्राम वाले पे, ये पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं तस्वीर में, आपको नजर आ रहा होगा, एक 20 किलोग्राम है, एक 10 किलोग्राम है, और इनको 100 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पे ले जाया गया। फोर्स जो 20 किलोग्राम वाले पे लग रही है, दोनों वैसे कंबाइन है आपस में। 20 किलोग्राम वाले पे जो फोर्स लग रही है वो 120 न्यूटन है, लेकिन वर्क सिर्फ 10 किलोग्राम वाले का निकालना है। तो कैसे, पहले आप 10 किलोग्राम वाले पे जो फोर्स लग रही है वो देखें वो कौन सी फोर्स है। 10 किलोग्राम वाले पे जो फोर्स लग रही है वो 20 किलोग्राम वाला लगा रहा है, यानी कि 120 न्यूटन 120 किलोग्राम वाले पे एक्ट हो रही है, और 120 किलोग्राम वाला फिर आगे से 10 किलोग्राम वाले पे फोर्स लगा रहा है, यानी कि 10 किलोग्राम पे जो फोर्स लग रही है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो 20 किलोग्राम वाला एक्सर्ट कर रहा है। अब ये फोर्स कैसे निकलेगी, पहले आप इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लें, पूरे सिस्टम। सॉरी, दरमियान में दोबारा से गैप आ गया था। ठीक है, मैं इसको दोबारा से ज्वाइन कर देता हूँ, एक सेकेंड प्लीज। तो काशिफ साहब, आप मुझे वो तरीका लाजमी काइंडली सिखाइएगा। ठीक है, वो तरीका, काशिफ साहब तो अभी एडमिट नहीं हुए, कॉल डाइवर्ट वाला वो सर लगा। आप एक्चुअली ऐसा करें, एक सिम जी जी सर जी आप जी एक सब। ऐसी सिम इस मोबाइल में डाल लेना जो किसी और के पास नंबर ना हो। ठीक है, अब ये वाला मेथड यूज करो, फिर टेंशन खत्म हो जाएगी, किसी की अच्छा कॉल आएगी नहीं। चलें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि हमारे पास एक 20 किलोग्राम की फोर्स एक्सर्ट हो रही है। ठीक है, और 20 किलोग्राम के ऊपर 120 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट हो रही है, और इसके साथ एक 10 किलोग्राम का मैस है। तो 10 किलोग्राम वाले के लिए वर्क कैलकुलेट करना है। पहले 10 किलोग्राम वाले पे फोर्स फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, आप ये देख सकते हैं कि जो 20 किलोग्राम वाला फोर्स और 20 किलोग्राम और 10 किलोग्राम दोनों का जो टोटल मैस है वो 30 किलोग्राम है, और ये जो इन दोनों पे जो नेट फोर्स आ रही है वो 120 न्यूटन है। तो 120 न्यूटन पे जब आप 30 को डिवाइड करेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन आ जाएगा। मतलब जो 10 किलोग्राम जो जितनी एक्सेलेरेशन से मूव करेगा वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से 10 किलोग्राम वाला मैस मूव करेगा। ठीक है, अब इसका एक्सेलेरेशन 4 है और इसका मैस 10 है, तो 10 किलोग्राम वाले पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट होगी वो 40 न्यूटन होगी। ठीक है, तो आपने इस तरह से 10 किलोग्राम वाले पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो फाइंड कर ली है। जब आपने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फाइंड कर ली तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है 100 मीटर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। 20 किलोग्राम वाला भी इस तरफ को इसको धक्का दे रहा है टुवर्ड द राइट, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी टुवर्ड राइट है, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस तरीके से वर्क फाइंड कर सकते हैं, जो कि 4000 जूल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह सर से अब प्लीज ये, नॉर्मल फोर्स दोबारा फाइंड करने का मेथड बताइएगा, नॉर्मल हाँ फोर्स। मैं दोबारा से बताता हूँ नॉर्मल फोर्स कैसे फाइंड करनी है। जिस वाले मैस, मैस तो आपको पता है कि मैस इतना है, आप उसका फिर एक्सेलेरेशन निकालें। एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे, जो टोटल कंबाइंड बॉडी है ना उसके मैस को टोटल जो फोर्स एक्ट हो रही है उस पर डिवाइड कर दें। अब टोटल जो पूरी कंबाइंड बॉडी है इसका मैस है 30 किलोग्राम और फोर्स कितनी है 120 न्यूटन, तो 30 किलोग्राम को 120 न्यूटन पे आप डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास एक्सेलेरेशन 4 आ जाएगा 120/30 करके। ठीक है, अब 10 किलोग्राम वाले का एक्सेलेरेशन 4 है और इसका मैस 10 किलोग्राम है, तो इस वाले इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही है वो फिर 40 न्यूटन है, और वो फोर्स किसकी वजह से एक्ट हो रही है, जो 20 किलोग्राम वाला जो नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है ये वो फोर्स है। ठीक है, तो आपने नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट कर ली, उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास नेट जो वर्क है वो आ गया। ठीक है, अब ये देखें, ये सिचुएशन इस तरह से है कि 20 सर किलोग्राम वाले पे जो सॉरी 10 किलोग्राम वाले पे 20 किलोग्राम वाला जो फोर्स लगा रहा है वो हमारे पास 40 न्यूटन है, वो नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, तो 10 किलोग्राम वाले पे जो नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रही है वो 40 न्यूटन की फोर्स एक्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपको मैं ये बता रहा हूं कि ये सर देखें, इस केस में क्वेश्चन है कि इस केस में जो आप बता रहे हैं कि 4 न्यूटन 4 एक्सेलरेशन 4 होगी, जी जी, तो वो तो मेरे ख्याल से दोनों की कंबाइन एक्सेलरेशन ना होगी वो तो। हाँ दोनों का एक्सेलेरेशन दोनों का सेम है, लेकिन मैस डिफरेंट होने की दोनों का वजह से दोनों 4 पे होगा वो। फोर्स तो डिफरेंट होगी ना। जी वो तो डेफिनेटली डिफरेंट होगी, हाँ बट एक्सेलरेशन ये दोनों का एक्चुअली फिर 4 आ रहा है। हाँ, दोनों की फोर एक्सेलेरेशन दोनों की फोर है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन दोनों का मैस ठीक। डिफरेंस होने की वजह से दोनों पे फोर्स डिफरेंस है, और दोनों के फोर्स डिफरेंस है तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम है। डिस्प्लेसमेंट सेम तो फोर्स डिफरेंट, इसलिए दोनों पे वर्क डन भी डिफरेंट है, दोनों पे सेम एक जैसा वर्क डन है नहीं हो रहा। तो इसलिए जो 10 किलोग्राम वाले पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो 20 किलोग्राम वाले ने एक्सर्ट की उसकी वजह से जो वर्क हुआ वो 4000 जूल हुआ। ठीक है, अब देखें, अब 10 किलोग्राम वाले पे 20 किलोग्राम वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है 40 न्यूटन, तो डेफिनेटली 10 किलोग्राम वाला भी 20 किलोग्राम वाले पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा वो भी 40 न्यूटन ही होगी। अब अगर आप 20 किलोग्राम वाले पे नेट फोर्स देखें ना तो 20 किलोग्राम आवाज नहीं आ रही सर की, ना वीडियो शो हो रही है ना ऑडियो। सर को लगता है कॉल आ गई है, कैंडली वेट कर रहे हैं आप। जी जाहिर है वेट ही करना पड़ेगा।
इसका भी रिजल्ट हम लोग ये देखते हैं कि जो बच्चा जिस डिसिप्लिन में इंटरेस्टेड है वहां पर वो अपनी ज्यादा अच्छी वर्किंग परफॉर्म कर सकता है। आप ये जबरदस्ती आवाज आ रही है पीछे से। और डिसिप्लिन के लिए मजबूर कर दें तो या तो वो करेगा नहीं, या वो अपनी परफॉर्मेंस ऑप्टिमम परफॉर्मेंस शो नहीं करेगा। हाँ, तो अगर अफोर्डेबिलिटी का ज्यादा मसला नहीं है और मुझे तो इकरा शाहिद का शो हो रहा है। हाँ एक सेकंड प्लीज, मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ, माजरत। तो मेरा ख्याल है कि वाजिद को मौका मिलना चाहिए कि वो 4 ईयर में अपनी एक्सपर्टीज को जो है वो शो कर सके। काइंडली माइक ऑफ कर दें आप, कुछ पॉइंट को कंसीडर कीजिएगा। काइंडली माइक ऑफ कर दें ताकि मैं कंटिन्यू करूं। अच्छा ठीक है, अब मैं दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ, काइंडली अब आप लोग अपने माइक ऑफ कर दें। अच्छा, मैं 120 किलोग्राम वाले के बारे में बता रहा था। 120 किलोग्राम वाले पे एक तो 120 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रही है एक्सटर्नली, दूसरी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो 40 न्यूटन की है। तो नेट फोर्स जो इसके ऊपर हो जाएगी वो आप देख सकते हैं कि 40 न्यूटन की फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। तो अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से ही वर्क निकालना है तो 40 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है। लेकिन ये जो 10 किलोग्राम की वजह से जो 20 किलोग्राम वाले पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, और अपोजिट होने की वजह से 180 डिग्री का एंगल आएगा, तो ये वर्क नेगेटिव आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। सर क्या इसको मैं सर एक्चुअली पीडीएफ में क्या फाइल भेज दूंगा, तो उधर से देख लीजिएगा। इसका सर एक क्वेश्चन रिपीट कर दें, ये क्वेश्चन क्या है पूछा हुआ था इसमें? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास आप देख सकते हैं दो मैसेज हैं जो कंबाइंड हैं, एक 20 किलोग्राम का, एक 10 किलोग्राम का, ठीक है। तो जी, जी, आपने क्या बिल्कुल। करना है कि 10 किलोग्राम वाले का वर्क कैलकुलेट करना है, नंबर एक। और किसकी वजह से? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से। जो कौन लगाएगा? 20 किलोग्राम वाला लगाएगा, ठीक है। 10 किलोग्राम वाले का वर्क कैलकुलेट करना है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से, और इसी तरह 20 किलोग्राम का भी वही वर्क कैलकुलेट करना है जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वाला होगा। तो दोनों केसेस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना है। जो 20 किलोग्राम वाला 10 किलोग्राम पे लगाएगा उसका भी वर्क, और जो 10 किलोग्राम वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 20 किलोग्राम वाले पे लगाएगा उसका वर्क, ठीक है। तो पहले आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करनी होगी और उसको सिंपली डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके आप एफडी कॉस थीटा वाले फार्मूले से वर्क निकाल सकते हैं। तो मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि टाइम काफी गुजर चुका है। अच्छा, अगर इस तरह की तस्वीर हो, जैसे कि ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरह होगी, जैसे ये ऊपर की तरफ जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है ना मैस के ऊपर, इसके ये एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी। अगर इस केस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क निकालना हो तो कितना होगा, कोई बता सकता है? जीरो होगा। हाँ, जीरो होगा। और क्यों जीरो होगा? जीरो ही क्योंकि होगा। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 90। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और जो प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। और इस वजह से जब 90 डिग्री का एंगल होगा तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो नॉर्मल टू द प्लेन है। तो इसलिए इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है। 90 होने की वजह से ये वर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क जीरो है। लेकिन अगर आपको वर्क कैलकुलेट करना पड़ जाए ग्रेविटी की वजह से, तो आप ये ग्रेविटी की वजह से वर्क सिंपल एफ डी कॉस थीटा वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। ग्रेविटी की फोर्स बिल्कुल एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड है। ग्रेविटी की फोर्स जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, ठीक है। और आपको पता है कि अगर यहां पर एंगल जो है ये थीटा बन रहा है, तो फिर बिल्कुल वर्टिकल डाउनवर्ड के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा बनेगा, ठीक है। ग्रेविटी की फोर्स एग्जैक्टली वर्टिकल डाउनवर्ड होगी। अगर इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है इंक्लाइनेशन का, तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा होगा, जिससे वर्क जो है वो आ जाएगा mg डेल एस साइन ऑफ थीटा। cos 90 माइनस थीटा साइन ऑफ थीटा हो जाता है, ठीक है। और अगर आप यहां से देखें, ठीक है, तो डेल एस साइन ऑफ थीटा जो है वो इस हाइट के इक्वल है। डेल एस साइन ऑफ थीटा जो है वो इस हाइट के इक्वल है, तो इसलिए डेल एस साइन थीटा की जगह पे आप एच भी लिख सकते हैं, मतलब mgh वर्क हो रहा है ग्रेविटी की वजह से। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से कोई वर्क नहीं हो रहा, उसकी रीजन भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्योंकि वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग द प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो नॉर्मल टू सरफेस है। तो नॉर्मल टू सरफेस और प्लेन के दरमियान एंगल 90 होगा, जिसकी वजह से वो वर्क जीरो होगा। अच्छा, एक और वर्क भी आपको सिंपल सी एग्जांपल है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान बॉडी को मूव करवाया गया है और फोर्स का वेक्टर दे दिया गया और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए बहुत ही सिंपल काम है, वो ये है कि आपने फाइनल वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देना है, ठीक है। तो जब आप फाइनल वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर का सिंपली आप डॉट प्रोडक्ट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस बात को लाजमी फॉलो किया होगा। ये मैंने छोटे से केसेस बताए हैं कि वर्क जीरो कैसे किन हालात में
होगा, और उसके अलावा वर्क निकालने के लिए तरीके, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क कैसे निकालना है, ये छोटी छोटी मैंने एग्जांपल्स या हिंट्स आपको दिए हैं, मैं इसको अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अच्छा, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, तो हम आपको पता है कि एफएससी लेवल पे ये पढ़ाते हैं कि जब वेरिएबल फोर्स हो तो हमने रास्ते को छोटे छोटे इंटरवल्स में या छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल्स में डिवाइड कर लेना है, और हर वो जो डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल हो वो इतना छोटा हो कि उसके अंदर अंदर फोर्स कांस्टेंट रहे। तो फिर उसके हर डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल का आलादा वर्क फाइंड करेंगे, फिर उसको सम करेंगे तो फिर टोटल वर्क आएगा। ये काम तो हम अप्लाई करते हैं एफएससी पे, और आपको जो बीएससी लोग पढ़ाते हैं उसको पता है कि बीएससी में बहुत सिंपल हो जाता है। बीएससी में हम बजाय इसके कि सारे छोटे छोटे इंटरवल बनाएं, फिर उनको आलादा वर्क निकाल लें, फिर उसको सम करें, बीएससी लेवल पे हम सिंपली एक ही इंटरवल का वर्क निकाल के उसको पूरे पाथ के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं, और इंटीग्रेशन आपको पता है कि सम का रिजल्ट ही हमें देता है। ठीक है, तो जब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा तो उसमें हम इंटीग्रेशन का मेथड अप्लाई करेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड वाले पॉइंट तक, यानी कि पूरे पाथ के लिए एक जो वर्क है इंटरवल का उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो इंटीग्रेशन से हमें टोटल वर्क डन हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो मतलब अगर कांस्टेंट फोर्स है तो उसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, अगर वेरिएबल फोर्स है तो उसमें आप उसका जो एक इंटरवल का वर्क होगा, किसी भी जर्नल इंटरवल का जो वर्क होगा उसको पूरे पाथ के लिए आप इंटीग्रेट करेंगे। और अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में वर्क निकालना हो तो आपको पता है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में एक्स वाले कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, वाई वाले आपस में और जी वाले आपस में। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट की मदद से भी आप सिंपली ये वर्क निकाल सकते हैं। अगर वेरिएबल फोर्स है तो फिर साथ में हर जो वर्क का जो यहाँ पर आएगा हिस्सा, एक्स वाला, वाई वाला, जी वाला, उसको अलग अलग आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे इकट्ठा भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मतलब ये बात करने का यहां पर ये है कि अगर वेरिएबल फोर्स है तो उसका वर्क फाइंड करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है कि आपने क्या करना है, अगर आपने सिंपली फिर उसको एक छोटे इंटरवल का या जर्नल इंटरवल का एक वर्क निकाल के उसको पूरे पाथ के लिए आपने इंटीग्रेट करना है। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि कोई मुश्किल बात नहीं होगी। हमने सिंपली वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की जर्नल मैथमेटिकल चीजें हमने देखी हैं, तो उम्मीद है कि आप इन बातों को फॉलो कर गए होंगे। मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। अच्छा, ग्राफिकल मेथड वर्क फाइंड करने का ये है कि अगर तो कांस्टेंट फोर्स है तो सिंपल एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, और अगर वेरिएबल फोर्स है तो फिर आप जो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करोगे, और हर छोटे हिस्से का जो एक छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगी, हर हिस्से का अलग अलग वर्क फाइंड करोगे, और अलग अलग वर्क फाइंड करने के बाद फिर आप हर हिस्से का अलग अलग एरिया फाइंड करोगे, हर हिस्से का अलग अलग एरिया फाइंड करने के बाद उन तमाम एरियाज को सम करोगे तो फिर आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। मतलब आपने करना क्या है कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है तो उसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है। तो जो लोग मैथमेटिक्स हम पढ़ते और पढ़ाते रहे हैं और उनको पता होगा कि एरिया अंडर द कर्व भी इंटीग्रेशन की मदद से ही फाइंड होता है। तो यहां पर भी आप एरिया अंडर द कर्व जो है वो इंटीग्रेशन का मेथड अप्लाई करेंगे और उससे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट शेप्स आपको मैंने शो की हैं। इस तरह का भी ग्राफ हो सकता है, इसमें भी आप इंटीग्रेशन अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि ये भी एक वेरिएबल फोर्स है। अगर इस तरह का हो तो जिसमें पॉजिटिव वाला हिस्सा भी हो और नेगेटिव वाला भी हिस्सा भी हो, तो ये बात याद रखनी है कि टोटल वर्क निकालते हुए जो एरिया अंडर द ग्राफ है, जो पॉजिटिव वाला हिस्सा उसकी वैल्यू को पॉजिटिव ही लिखेंगे और जो नेगेटिव वाला है उसको नेगेटिव ही लिखेंगे। मतलब अक्सर लोग ये कंसेप्ट रखते हैं कि वर्क स्केलर है तो दोनों हिस्सों को पॉजिटिव लिख रहे हैं ग्राफिकली एरियाज को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्क बेशक स्केलर है लेकिन इसकी नेगेटिव वैल्यूज भी पॉसिबल हैं, तो इसलिए अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाले पार्ट्स की, दोनों पॉजिटिव की पॉजिटिव वैल्यूज ही यूज करेंगे और नेगेटिव की नेगेटिव वैल्यूज ही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने ग्राफिकली बता दिया वर्क कैसे निकालना है, तो वो सिंपली एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। और अगर आपके पास वेरिएबल फोर्स है, डेफिनेटली वो जो शेप होगी वो आपको उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक कर्व वाली शेप होगी। जब कर्व वाली शेप होगी तो उसके लिए आप इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर ग्राफ के हिस्सों में कुछ पॉजिटिव एरिया आ रहा है, कुछ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एरिया के लिए पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव एरिया के लिए नेगेटिव वैल्यूज आप यूज करेंगे, दोनों के लिए पॉजिटिव वैल्यूज यूज नहीं करनी। अच्छा, इसके बाद वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स आपको पता है कि जो F इज इक्वल टू kx फोर्स है, ठीक है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू kx होता है। ये फोर्स स्प्रिंग की एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डेफिनेटली जैसे जैसे स्प्रिंग को खींचते जाएंगे तो वो फोर्स की मैग्नीट्यूड भी बढ़ती जाएगी, तो ये भी एक वेरिएबल फोर्स है। तो इस केस में भी आपको जो वर्क निकालना होगा वो आप इंटीग्रेशन मेथड से ही निकालेंगे। तो आपको पता है कि फोर्स kx है, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम x लिख सकते हैं, x dx है।
तो आपके पास जो हमारे पास वर्क आएगा वो भी इंटीग्रेशन, अगर आपने 0 से लेके x डिस्प्लेसमेंट तक जाने का वर्क निकालना है तो 0 से लेके x तक आप इसको इंटीग्रेट करें तो ये 1/2 kx² ये वर्क आ जाएगा। ये बात याद रखनी है कि ये जो वर्क की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं ये अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क फाइंड हो रहा है। ये जो वर्क फाइंड हो रहा है ये अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क फाइंड कर रहे हैं। 0 से x तक जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये जो वर्क फाइंड किया 1/2 kx² ये अप्लाइड फोर्स का वर्क है। अगर इसी वर्क को मैं कहूंगा रिस्टोरिंग फोर्स की टर्म में फाइंड करो तो फिर क्या आएगा जवाब, कोई बता सकता है? माइनस आ जाएगा हाँ साथ। बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने, बस और कोई फर्क नहीं माइनस आएगा, वो सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से माइनस आ जाएगा, बाकी यही रहेगा सब कुछ। ठीक है, अच्छा इसके कुछ 2-3 क्वेश्चन है कि वेयर हैज द वर्क गॉन, जो हमने इस स्प्रिंग के ऊपर वर्क किया वो वर्क कहां गया? तो बहुत सिंपल जवाब है कि वर्क जो है वो इस स्प्रिंग के अंदर एज इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। दूसरी बात ये कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन अ वॉल, आप ये देख सकते हैं कि ये एक वॉल है, तो इस वॉल के ऊपर इस स्प्रिंग, डेफिनेटली जब स्प्रिंग को हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो स्प्रिंग जो है वो इस वॉल के ऊपर भी तो फोर्स लगा रहा है, तो इस वॉल के ऊपर जो स्प्रिंग ने फोर्स लगाई उसका वर्क कितना होगा, ये एक क्वेश्चन है। तो कोई जवाब दे इसका मुझे। 0 वर्क होगा सर इसका। हाँ Zero, 0, sir. और रीजन? क्योंकि सर नॉर्मल है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि वॉल तो अपनी जगह पे फिक्स है, फोर्स एक्ट हो रही है लेकिन वॉल जी। फिक्स है डिस्प्लेसमेंट ना होने की वजह से। ठीक है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन मैन इज, ठीक है, तो जो आदमी के ऊपर जो वर्क करेगा, जैसे स्प्रिंग, आदमी स्प्रिंग को खींच रहा है तो डेफिनेटली स्प्रिंग भी तो आदमी को खींच रहा है, तो स्प्रिंग की वजह से जो उस आदमी के ऊपर जो वर्क हुआ वो भी स्प्रिंग पे होने वाले वर्क के इक्वल तो होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, सॉरी इस तरह समझिए कि वर्क तो उतना ही होगा लेकिन जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने की वजह से वर्क जो है वो -1/2 kx² आ जाएगा। ठीक है, जो आदमी ने स्प्रिंग के ऊपर वर्क किया वो 1/2 kx² है, उसके जवाब में जो स्प्रिंग ने जो आदमी के हाथ, जो खींचने वाला हाथ था उसके ऊपर जो वर्क किया वो -1/2 kx² है। ठीक है, क्योंकि जो स्प्रिंग की फोर्स है वो उसके आदमी या एक्सटर्नल एजेंट के लगाई जाने वाली फोर्स के अपोजिट इन डायरेक्शन है। अच्छा इसी तरह अगर आपको ये जरूरी नहीं कि हर दफा 0 से लेके x तक का वर्क ही कहा जाए, ये भी कहा जा सकता है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल है कि x से लेके 2x का वर्क फाइंड करें, तो इंटीग्रेशन है सिंपली, आप कुछ और फर्क नहीं करना, बस लिमिट को चेंज कर देना है। जो पहले x है उस 0 थी लिमिट, उसको x 0 से x थी लिमिट, उस लिमिट को x से 2x कर दें आप। ठीक है, तो उसको इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो आपको वर्क फाइंड हो जाएगा। तो इस पेज पे मैंने सिंपली वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स के बारे में आपको बताया और उसकी एक एग्जांपल मैंने दी है कि जैसे स्प्रिंग की फोर्स का जो वर्क है ये वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी। अभी तक जो बातें डिस्कस की हैं, वर्क क्या है, वर्क की बेसिक पॉइंट्स, उसका जनरल कांस्टेंट फोर्स वाला जो फार्मूला है वो पढ़ा, कब 0 है, कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, ये चीजें हमने देख ली अच्छे तरीके से। और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज वर्क की नहीं होती, उसके कुछ अहम जो की पॉइंट्स थे वर्क के रिलेटेड वो हमने स्टडी कर ली हैं। उसके बाद मैंने आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स बताई हैं, जैसे कब कब वर्क 0 हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के केस में या डिफरेंट केसेस में। ठीक है, और ये बता दिया कि कंटेक्ट की फोर्सेस जब आपस में एक दूसरे का कंटेक्ट हो रहा होगा तो उस लम्हे फोर्स तो है लेकिन वहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इसलिए वहां पर भी वर्क 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। फिर इसके बाद वेरिएबल फोर्स की बात की, उसके मैथमेटिकल फॉर्मूले हमने देख लिए कि उसमें इंटीग्रेशन लगा के वर्क फाइंड करना है, उसको ग्राफिकली वर्क कैसे निकालना है ये बता दिया, और एग्जांपल बता दी मैंने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की। तो अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अब इसमें आप ये देखें कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, वो आपको पता है कि ये एक सिंपल पेंडुलम है जो ए से सी के दरमियान ऑसिलेट कर रहा है। तो हमें वर्क अगर निकालना हो ड्यू टू टेंशन तो इसका वर्क क्या होगा? 0। हाँ 0 होगा, क्योंकि ये मैं पहले बता भी चुका हूं कि टेंशन जो है वो इस केस में इस डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो ये टेंशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए वर्क 0 होगा। अच्छा एक और तस्वीर आपको पुली वाली नजर आ रही है, इसमें भी डेफिनेटली टेंशन की वजह से वर्क होगा। रस्सी के अंदर टेंशन है, टेंशन की वजह से मैसेज अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं। तो इस केस में क्या वर्क होना चाहिए? क्या यहाँ पर भी वर्क 0 होगा कि नहीं होगा? सर एक केस में टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। जी जी, नहीं आपको सिर्फ एक ही मैस के बारे में निकालना है, और टेंशन दोनों केसेस में ही अपवर्ड होगी, एक केस में नहीं, टेंशन दोनों केसेस में ही अपवर्ड है।
लेकिन सर यहाँ पे वर्क डन है माइनस में नेगेटिव होगा। हाँ, मतलब कहने का दो ये है कि फोर्सेस लग जरूरी रही नहीं है। कि जहां पर टेंशन की फोर्स आ जाए वहां पर वर्क आपने जीरो कर दे, नहीं, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो टेंशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है फिर तो वर्क जीरो है, लेकिन अगर इस तरह का केस है जैसे पुली वाला, यहाँ पर टेंशन की वजह से वर्क हरगिज भी जीरो नहीं होगा। यहाँ पर आप टेंशन की फोर्स निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर तो सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव वर्क आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव वर्क आएगा। ठीक है, तो इस केस में जी टेंशन की फोर्स की वजह से वर्क जीरो नहीं होगा। ये जरूरी नहीं कि हर बार टेंशन की फोर्स की वजह से वर्क जीरो ही हो। नेगेटिव होगा। अच्छा, इसी तरह यहां पर एक और सिचुएशन है, एक और तस्वीर आपको नजर आ रही है, इंक्लाइंड प्लेन है, वर्क डन निकालना है बाय नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटी, फ्रिक्शन। तो आपको पता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क है वो तो डेफिनेटली जीरो होगा, ये हम पहले भी एक केस डिस्कस कर चुके हैं इसका ना। ग्रेविटी चूंकि नीचे की तरफ आ रही है, बॉडी का नेट डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ग्रेविटी की फोर्स भी डाउनवर्ड है, तो ग्रेविटी का वर्क तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जो सिंपली mgh के इक्वल होगा। और जो फ्रिक्शन का वर्क होगा वो आपको पता है कि वो यहां पर नेगेटिव होगा, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो फ्रिक्शन की फोर्स उसे अपवर्ड धक्का दे रही है, तो फ्रिक्शन की फोर्स का वर्क जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। फ्रिक्शन की फोर्स कितनी है, म्यू mg। ठीक है, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है इसकी पूरी लंबाई स्मॉल एल है, तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एल है, और साथ में ये कॉज ऑफ थीटा है, थीटा जो एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। ठीक है, तो ये कॉज ऑफ थीटा साथ में एंगल आएगा। इसको मैं एक मिनट दोबारा क्लियर कर दूं, इसमें म्यू mg cos थीटा, इसमें जो माइनस म्यू mg cos थीटा है, ये असल में फ्रिक्शन की फोर्स का वो कंपोनेंट है जो अलोंग द प्लेन है। ये माइनस म्यू mg cos थीटा ये फ्रिक्शन की फोर्स का वो कंपोनेंट है जो अलोंग द प्लेन है, और L जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, और फ्रिक्शन की फोर्स और ये जो आपस में डिस्प्लेसमेंट है ये डेफिनेटली अपोजिट डायरेक्शन होंगे, ये मोशन को अपोज कर रही है फ्रिक्शन की फोर्स, तो इसलिए माइनस आ गई है। तो पहले मैं एक कंफ्यूजिंग वर्ड यहां पर बोल गया था, वो ये कि मैंने कहा था थीटा एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, नहीं, बल्कि ये माइनस म्यू mg cos ऑफ थीटा ये फ्रिक्शन की फोर्स का वो कंपोनेंट है जो अलोंग द प्लेन है। अगर आप फ्रिक्शन की फोर्स के दो कंपोनेंट निकालेंगे तो डेफिनेटली वो एक आएगा नॉर्मल टू द प्लेन, एक अलोंग द प्लेन। जो अलोंग द प्लेन कंपोनेंट है या अलोंग द डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट है वो ये है, और उसके साथ यहां पर माइनस इसलिए है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं, वर्क डन बाय सूडो फोर्स। सूडो फोर्स के बारे में मैंने पहले भी बताया था, तो क्या कोई यहां पर सूडो फोर्स का कंसेप्ट क्लियर कर सकता है कि सूडो फोर्स क्या होती है? अच्छा, चलिए मैं बताता हूं, जब भी किसी भी एक्सेलेटिंग सिस्टम हो, जब भी कोई एक्सेलेटिंग सिस्टम हो, तो एक्सेलेटिंग सिस्टम में आपको जो एक एडिशनल फोर्स महसूस होती है उस फोर्स को सूडो फोर्स कहते हैं। जैसे आप एक गाड़ी में बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं, अचानक से गाड़ी किसी रास्ते पे मोड़ काट रही है, यानी कि कर्व्ड पाथ है, तो जो आपको बैठे हुए थे पहले आराम से गाड़ी के अंदर, फिर अचानक से आपकी बॉडी बाहर की तरफ जो टर्न करने की कोशिश करती है, वो जो फोर्स आपकी बॉडी को जो बाहर की तरफ कार से बाहर वाली साइड पे या टर्न की अपोजिट साइड पे जो धक्का देने की कोशिश करती है, वो फोर्स आपके पास एक सूडो फोर्स है जो एक्सेलेटिंग सिस्टम में होती है। यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो एक एक्सटर्नल एडिशनल फोर्स आती है उस फोर्स को हम सूडो फोर्स कहते हैं। इसके लिए फिक्शियस फोर्स भी कहते हैं, इसके लिए वर्ड यूज होता है। इनर्शियल फ्रेम में ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल आपको एक दूंगा मैं, आप एक एग्जांपल में देख सकते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास 10 किलोग्राम है, इसका एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसके ऊपर फोर्स जो एक्ट हो रही है वो 100 न्यूटन है। ठीक है, और ये 500 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी 10 सेकंड में। दोबारा से मैं बात को रिपीट करता हूं, एक बॉडी है जिसका मास 10 किलोग्राम है, एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फोर्स उसके ऊपर 100 न्यूटन एक्ट हो रही है, 500 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी 10 सेकंड में। अब इसको एक ऑब्जर्वर ए है, ए वाला ऑब्जर्वर खुद भी रुका हुआ है, उसका एक्सेलेरेशन भी जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है, ये बिल्कुल रेस्ट में है। जो बी वाला ऑब्जर्वर है, यहां पर एक गलती से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया है, यहां पर 10 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, बी वाला ऑब्जर्वर जो है उसका एक्सेलेरेशन तो जीरो है, लेकिन बी वाला ऑब्जर्वर जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से इसी तरफ कोई मूव कर रहा है जिस तरफ को ये बॉडी मूव कर रही है। सी वाले केस में अगर आप देखें तो यहां पर बॉडी का जो ऑब्जर्वर सी वाला जो ऑब्जर्वर है उसका खुद का एक्सेलेरेशन भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तीनों ऑब्जर्वर में से ये जो सी वाला ऑब्जर्वर है, ठीक है, या फिर ये जो बी वाला ऑब्जर्वर है, ये दोनों ऑब्जर्वर ऐसे फ्रेम में है जिनके लिहाज से वर्क थोड़ा डिफरेंट होगा। ये भी हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि फ्रेम चेंज हो रहे हैं।
तो जो फ्रेम चेंज हो रहा है तो चेंजिंग फ्रेम में वर्क डिफरेंट होगा। ये अभी अभी मैं कैलकुलेट करता हूं। पहले फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है, दूसरे में ऑब्जर्वर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तीसरे फ्रेम में ऑब्जर्वर 10 मीटर पर सेकंड स्केयर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। और ये जो बॉडी है इसके ऊपर फोर्स 100 न्यूटन है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्केयर है, इसने 500 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है 10 सेकंड में। तो ये देखें, ये वर्क कैलकुलेट करता हूं सबसे पहले ए वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से, ठीक है। ए वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से अगर हम देखें तो ए वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से फोर्स 100 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है भी दोनों सेम डायरेक्शन में। तो ए वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से तो सिंपली 100 मल्टीप्लाई बाय 500 करके हम वर्क निकाल लेंगे। तो मतलब ए वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, उसमें वो रेस्ट में है, उसका कोई ना एक्सेलरेशन है ना उसकी वेलोसिटी है। तो इसलिए ए वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से तो नेटवर्क जो है वो सिंपली फाइंड हो जाएगा, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके। लेकिन बी वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से अगर देखें तो बी वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से फोर्स तो ठीक है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उतना नहीं है। बी वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट उतना नहीं है क्योंकि बी वाला ऑब्जर्वर भी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। तो जब 10 सेकंड गुजरेंगे तो इसी डायरेक्शन में बी वाला ऑब्जर्वर जो है वो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर जाएगा। इसलिए बी वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा वो 500 में से ये 100 हमें माइनस करना पड़ेगा। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि बी वाला ऑब्जर्वर जो है वो जो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में बी वाला ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है। और अगर बॉडी ने 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है तो बी वाले ऑब्जर्वर ने भी उसी डायरेक्शन में 10 मीटर का अगर बॉडी ने 500 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है तो बी वाली बॉडी ने उसी डायरेक्शन में 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। तो इसलिए बी वाली बॉडी के लिहाज से जो ये बॉडी है, बी वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से जो ये बॉडी है इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 500 माइनस 100 होगा, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपके पास जस्ट 400 रह जाएगा और वर्क ये आ जाएगा। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं इस वाले सी वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से। अगर सी वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से देखें तो इसका एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी का यूज करते हुए अगर आप सी वाले ऑब्जर्वर का डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट निकालें 10 सेकंड में तो इसका अपना डिस्प्लेसमेंट भी 500 मीटर ही आ जाएगा। तो मतलब ये कि सी वाला ऑब्जर्वर इस तरह समझेंगे इसके साथ ही बैठा हुआ है, इस वाली गाड़ी के ऊपर ही बैठा हुआ है। तो इसके लिहाज से सी वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से इस वाली बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया ही नहीं है क्योंकि बॉडी ने भी इस तरफ को 500 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया टूवर्ड राइट, सी वाले ऑब्जर्वर ने भी 500 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया है टूवर्ड राइट। तो दोनों ने जब एक जैसा डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड राइट ट्रेवल किया तो सी वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए सी वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से वर्क भी 0 है। तो ये बी वाले को दोबारा एक्सप्लेन कर दें। हाँ, बी वाले को मैं बताता हूँ। बी वाले में ये गलती मैं बता दूं एक पहले से, यहाँ पर ये वेलोसिटी लिखी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ये इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर बी वाले ऑब्जर्वर को देखें ना तो 10 सेकंड में अगर बी वाले ऑब्जर्वर का हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो S इक्वल टू VT वाले फार्मूले से आपके पास V 10 है, टाइम भी 10 सेकंड है। तो बी वाले ऑब्जर्वर ने भी 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में बी वाली बॉडी ने भी 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया। तो बी वाली बॉडी के लिहाज से टोटल तो था इसका डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर बॉडी का, लेकिन बी वाले के लिहाज से क्योंकि बी वाले ने भी उसी डायरेक्शन में 100 ट्रेवल कर लिया तो बी वाले के लिहाज से इसका जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो 500 नहीं हुआ बल्कि 500 में से ये 100 या 10 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस करना पड़ गया, ठीक है। तो क्या आपने मेरी ये बात फॉलो कर ली है? जी 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 बिल्कुल सर, समझ आ गई सर। तो इसमें से ये इतना डिस्प्लेसमेंट इसका माइनस करना पड़ गया तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका 400 रह गया एज कंपेयर टू बी ऑब्जर्वर। और सी ऑब्जर्वर के लिहाज से देखें तो सी वाले ऑब्जर्वर की भी कंडीशन बिल्कुल बॉडी जैसी है। सी वाले ऑब्जर्वर की भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है बॉडी की तरह, सी वाले ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन भी बॉडी की तरह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो उतने टाइम में जितने टाइम में बॉडी 500 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी तो उतने ही टाइम में सी वाला ऑब्जर्वर भी 500 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेगा, यानी कि सी वाला ऑब्जर्वर समझे कि बॉडी के बिल्कुल पैरेलल साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिहाज से सी वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से तो जो बॉडी है वो है ही रेस्ट में, तो सी वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से कोई नेट डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, इसलिए सी वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से नेट वर्क भी 0 हो गया। तो मतलब ये बात करने का ये है कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दें तो उससे वर्क में चेंज आ जाता है, उससे डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ जाता है, जिससे वर्क में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये बात मुझे उम्मीद है कि आप फॉलो कर गए होंगे, मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। अच्छा, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस।
तो अगर किसी भी बॉडी के अंदर एक्ट होने वाले इंटरनल फोर्सेस को देखा जाए तो इंटरनल फोर्सेस का जो सम होता है ना वो जीरो होता है, क्योंकि एक बॉडी दूसरी पे जितनी एक हिस्सा दूसरे पे फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स दूसरा हिस्सा पहले वाले पे लगाएगा। तो इंटरनल फोर्सेस का जब सम जीरो होता है तो इंटरनल फोर्सेस की जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगी इंटरनल फोर्सेस की, तो फिर उसकी वजह से वर्क डन भी जीरो होगा। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स जीरो होता है, और इसकी रीजन मैंने आपको बता दी है कि इंटरनल फोर्सेस का जो सम है वो आप जब देखेंगे तो वो जीरो होगा, क्योंकि जितनी फोर्स एक बॉडी दूसरे पे लगा रही है उतनी फोर्स दूसरे वाली बॉडी भी पहले वाले पे लगा रही है। तो इसलिए इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो, इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो, तो इंटरनल फोर्सेस का नेट वर्क डन भी जीरो। जैसे आपके पास सपोज एक कंटेनर है और उसमें आपने गैस फिल की हुई है, तो गैस के डिफरेंट पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो सारी की सारी फोर्सेस उस वाले सिस्टम की इंटरनल फोर्सेस हैं। तो अगर आप उस गैस के पार्टिकल्स के पूरे सिस्टम की इंटरनल फोर्सेस का सम करेंगे तो जवाब जीरो आएगा। इसलिए पूरे गैस के कंटेनर के जो इंटरनली जो उसके ऊपर वर्क डन हो रहा है वो भी जीरो होगा, टोटल वर्क डन उसका जीरो होगा। अच्छा, एनर्जी की बात मैं कर रहा हूं कि एनर्जी क्या है। एनर्जी आपको पता है कि कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क है, और इसकी बहुत सारी फॉर्म हो सकती हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, थर्मल या हीट। ऑप्टिकल एनर्जी भी हो सकती है लाइट की फॉर्म में, अकॉस्टिकल एनर्जी यानी कि साउंड की फॉर्म में, मॉलिक्यूलर, एटॉमिक, न्यूक्लियर। तो ये डिफरेंट किस्म की फॉर्म्स हैं, और ये कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क है। जिसके पास एनर्जी है वो काम करने की सलाहियत रखता है। तो इस पेज पर जस्ट ये बेसिक डेफिनेशन आपको बताई गई है एनर्जी के बारे में। मैं इसको आगे मूव कर रहा हूँ अब। तो एनर्जी का भी यूनिट बिल्कुल आपको पता है कि वर्क जैसे ही होंगे। अगर वर्क का यूनिट ऐसे यूनिट जूल है तो एनर्जी का भी जूल है। सीजीएस सिस्टम में दोनों के यूनिट अर्ज हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट भी है, किलोवाट आवर भी यूज करते हैं हम, कैलोरी भी यूज करते हैं। ये सारे के सारे यूनिट मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं, और वर्क की तरह एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। मैकेनिकल एनर्जी का आपको पता है, मैकेनिकल एनर्जी की दो फॉर्म्स होती हैं, जैसे एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और बाकी अदर फॉर्म्स बहुत सारी हैं, जैसे मैंने नाम ऊपर शो भी कर दिए हैं कुछ। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वर्क वाला वो तो मैंने तकरीबन खत्म कर दिया है। अब मैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ आ रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि जो एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन होती है, ठीक है। जैसे कोई व्हीकल है और वो चल रही है तो उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बहुत ही सिंपल है, हम पढ़ते भी हैं पढ़ाते भी हैं, 1/2mv²। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। वर्क की तरह काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल दी हुई है कि आप एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है, तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए बंदे के लिहाज से वो आदमी जो है वो रेस्ट में है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। वही आदमी की अगर काइनेटिक एनर्जी एक बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से देखी जाए, जो ट्रेन के बाहर खड़ा होकर मूविंग ट्रेन के अंदर वाले बंदे को देख रहा था, उसके लिहाज से उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। तो जब बॉडी मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर फोर्स अप्लाई हो रही है तो बॉडी डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर बॉडी जो है वो फोर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फिर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और इसलिए उसका जो आपके पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो भी नेगेटिव होगा, या वर्क डन हमारे पास नेगेटिव होगा। और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में अगर रिलेशन निकाला जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो p²/2m के इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो p²/2m के इक्वल है। अगर p का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के टर्म में निकाला जाए तो वो इस तरह भी हो सकता है कि 2 × काइनेटिक एनर्जी मास का स्क्वायर रूट, या फिर 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर v, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम की टर्म में रिलेशन यानी कि p²/2m, और मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अगर रिलेशन निकाला जाए तो वो रिलेशन इस तरह से होगा कि √2 काइनेटिक एनर्जी मास, या फिर 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर v, और काइनेटिक एनर्जी का अगर मोमेंटम की टर्म में निकाला जाए तो 1/2 pv, या फिर p²/2m, और मोमेंटम का अगर काइनेटिक एनर्जी की टर्म में निकाला जाए तो √2 काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय मास, या फिर इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय v। तो ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के आपस में रिलेशंस हैं। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर मोमेंटम में इतने % इंक्रीज आए तो काइनेटिक एनर्जी में कितने % इंक्रीज आएगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी में इतने % डिक्रीज आए तो मोमेंटम में कितने % होगा। तो ये क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो एक का परसेंटेज इंक्रीज देख के आपको दूसरे का परसेंटेज इंक्रीज जो है वो निकालना आना चाहिए। थैंक यू। अच्छा, इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता है कि बड़ा सिंपल सा है कि जब भी किसी बॉडी पे वर्क होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, ठीक है। और जब
कोई स्पीड चेंज ना हो रही हो पार्टिकल की तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा तो वर्क डन भी जीरो होगा। तो मतलब ये कि वर्क की जो स्पीड के साथ रिलेशन एक ही है कि वर्क हो तो स्पीड चेंज होगी, वर्क होगा तो स्पीड लाजमी चेंज होगी, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फिर वर्क भी नहीं है, ठीक है। और वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल है। अच्छा, इस वाले थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये थ्योरम जो है ये वैलिड है ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, चाहे वो एक्सटर्नल हैं, इंटरनल हैं, कंजर्वेटिव हैं, नॉन कंजर्वेटिव हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हर तरह की फोर्सेस के लिए काबिल कबूल है। अगर काइनेटिक एनर्जी बॉडी की इंक्रीज हो रही है तो वर्क पॉजिटिव है और बॉडी जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वर्क नेगेटिव है, और वर्क नेगेटिव है तो बॉडी फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रही है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल दी गई है कि अगर बॉडी वर्टिकल मोशन कर रही है अंडर द ग्रेविटी, तो जब बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड होगी तो ग्रेविटी की फोर्स के अपोजिट होगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज आ जाएगी। लेकिन वही बॉडी जब फॉल डाउनवर्ड करती है तो फोर्स की डायरेक्शन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आता है, ठीक है। तो मतलब अपवर्ड जाते हुए ग्रेविटी की वजह से वर्क नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड डिक्रीज होगी, और डाउनवर्ड आते हुए जो वर्क है वो पॉजिटिव है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। अच्छा, इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम है फॉर अ वेरिएबल फोर्स। तो अगर वेरिएबल फोर्स है तो डेफिनेटली आप जो वर्क निकालेंगे वो वेरिएबल फोर्स वाले तरीके से निकालेंगे, मतलब इंटीग्रेशन वाले तरीके से। जब आप इंटीग्रेशन वाले तरीके से वर्क निकालेंगे तो वो वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। अच्छा, इस तरह से है कि इसका टाइम एंड हो गया मीटिंग का। मैं दोबारा से लिंक भेजता हूँ, बस थोड़े से टाइम रह गया, थोड़े से कुछ स्लाइड्स रह गई हैं, उनको पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। मैं दोबारा लिंक सेंड करता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।